क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है, डीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है, डीएनए की पैकेजिंग सेल के अंदर किस प्रकार से होती है। न्यूक्लियोसोमल मॉडल को पिछली क्लास में हमने देखा था। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए स्प्रेड अप नहीं होता बल्कि वो कॉइल्ड अवस्था में होता है, वहां पर भी कुछ बेसिक प्रोटीन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे बात करेंगे। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने आपसे कहा था कि जब मेंडल ने जेनेटिक्स के नियमों को खोज निकाला था तब मेंडल ने फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया था और मेंडल को मालूम नहीं था कि ये फैक्टर ही जीन्स हैं, ठीक है। मतलब मेंडल को जेनेटिक मेटल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद उसी समय पर जो है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, लेकिन फ्रेडरिक मिशर भी नहीं जानते थे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस काम के है, के मतलब उनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है ये ज्ञात नहीं हो पाया था। के बाद में हम जो है कहते हैं कि पहला हम कहते हैं कि पहला पुख्ता प्रमाण, फर्स्ट कॉन्क्रीट एविडेंस कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो मिला था हमको 1944 में। कब मिला था? 1944 में, जब एवरी मैकलॉयड मैककॉर्टी ने जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया और फाइनली प्रूफ करके दिखाया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। आप सोच लीजिए, एक लंबा समय, तकरीबन जो है वो 100 वर्ष का समय लगा इस पूरी की पूरी चीज को होने में। मान लेते हैं हम रफली, हम मान लेते हैं कि 80 से लेकर 100 साल का वक्त लगा जब हमें मालूम चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा किस पदार्थ से बना होता है, या प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में हो सकता है, ठीक है। फाइनली आज हम जानते हैं कि पूरी की पूरी इबारत जैसे हम दिखते हैं, जैसे हमारी सेल्स अपने आप को रेगुलेट करते हैं, पूरी इबारत, पूरी स्क्रिप्ट जो है वो डीएनए पर लिखी होती है। क्लियर? ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनसे ये मालूम चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो नाभिकीय अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, ये पूरा चैप्टर एक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान है और इस चैप्टर को दिया आपने सोचा ना कि ये तो बहुत कठिन है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आपको इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। रटने वाला चैप्टर ये बिल्कुल नहीं है। इस चैप्टर में आप रट नहीं सकते हैं बेटा, के यानी इसको आप सोचे कि 3 बार पढ़ के मेमोराइज कर लेंगे तो वो किसी काम का नहीं। के ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला चैप्टर है। के और जिन बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर मिस किए हैं उनको दिक्कत होगा बेटा, क्योंकि बेटा बायोमोलिक्यूल्स में हमने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन किया है। तो बायोमोलिक्यूल्स के बाद हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को शुरू किया है, इसलिए जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर छिपे हुए हैं। तो यदि आपसे मिस हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पिछली क्लास में हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक का जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है वो बेसिक प्रोटीन के थ्रू जो है वो आपस में क्वाइल्ड होता है और क्या बनता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है जो पॉलीएमाइन और बेसिक प्रोटीन से बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोफोर कहते हैं। इसको हम कहते हैं जीनोफोर कहते हैं बेटा। इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमको देखने मिलता है, ठीक है। क्लियर? फिर आगे बात करते हैं। फिर हमने क्या देखा था नेक्स्ट क्लास में? हमने देखा था फिर जो है यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है। यूकैरियोटिक के अंदर हमको हिस्टोन का ऑक्टेमर देखने मिलता है, आसपास डीएनए उस पर लपेटे हुए होता है, इसे हम एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियोसोमल मॉडल को देखा था। आपके लिए जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, जो क्वेश्चन है वो ये कि हिस्टोन के ऑक्टेमर में किस तरह के टाइप ऑफ हिस्टोन किस प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन हमको हिस्टोन के ऑक्टेमर के अंदर देखने मिलते हैं। टाइप ऑफ हिस्टोन है, टोटल 8 हिस्टोन होते हैं, तो किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं जो हमें हिस्टोन के ऑक्टेमर में देखने मिलते हैं, ये आपको बतलाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए इस पर अपने आप को लपेटे होता है, जो डीएनए ऑक्टेमर, देखो ऑक्टेमर में
जो हिस्टोन का ऑक्टेमर है उस पर न्यूक्लियोसोमल मॉडल के दौरान जितना डीएनए लपेटा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, यानी हाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए के व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए जो कि हिस्टोन के ऑक्टेमर पर अपने आप को लपेटे होता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा कि न्यूक्लियोसोमल मॉडल में हम कहते हैं कि जो ऑक्टेमर है उस पर डीएनए अपने आप को लपेटे होता है, तो जितना डीएनए उस पर अपने आप को लपेटे होता है उसकी लंबाई कितनी होती है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आज हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन्होंने ये सिद्ध किया कि नाभिकीय अम्ल वंशागति लक्षणों को धारण करते हैं। और हम बात करेंगे आज ऑन दोज एक्सपेरिमेंट जिससे ये सिद्ध हुआ कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द बीरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। और ये 4 एक्सपेरिमेंट है। पहला है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है बेक्टेरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 1928, ठीक है। देन बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट 1952 के ईयर हम एक बार और कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, 1952, ठीक है। देन टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी एक्सपेरिमेंट, देन द डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा ये याद रखना, यहां पर एमसीक्यू बनते, कई स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट शोड दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर दी हेरिडिटरी कैरेक्टर कैरियर्स के। तो वो कौन सा पहला प्रयोग था जिसने ये सिद्ध किया कि नाभिकीय अम्ल वंशागति लक्षणों को धारण करते हैं, जिसने ये प्रूफ किया कि न्यूक्लिक एसिड आर दी हेरिडिटरी कैरेक्टर कैरियर्स। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आंसर इसका आएगा बेक्टेरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम था, देखो बेटा ये एमसीक्यू, सिंपल एमसीक्यू है। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब किया गया था, 1928 में किया गया था। तो ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट का नाम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बेटा, एंड दी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसने ये बताया कि नाभिकीय अम्ल वंशागति लक्षणों को धारण करते हैं वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करके। दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट टाइम कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928, क्लियर, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हमको क्या प्रयोग था ये, तो पहले नंबर 1 इस एक्सपेरिमेंट से मैं के नाम में 2 बातें साफ साफ है। एक तो ये है कि ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे किया गया, ठीक है। तो यू शुड नो द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, आपको बैक्टीरिया का नाम मालूम होना चाहिए, वो है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नंबर 1। देखो अरे कुछ चीजें सी दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो इस प्रयोग में जो बैक्टीरिया यूज किया गया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था। नाम इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसका मतलब ये निमोनिया बीमारी करता होगा, क्लियर, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होता है, याद करो जब हम सेल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था बेटा कि बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं सेल के। जो रॉड शेप सेल होती है इसको बेसिलाई कहते हैं, स्फेरिकल सेल को कोकाई कहते हैं। याद है आपको कि मैंने कहा था गोल सेल होगी कोकाई बोलेंगे, रॉड शेप होगी बेसिलाई बोलेंगे, कॉमा शेप होगी क्या बोलेंगे, विब्रियो बोलेंगे, और स्पाइरल शेप होगी तो स्पाइरलम बोलेंगे। याद है 4 बेसिक शेप देखे थे हमने बैक्टीरिया के। मैंने कहा था रॉड शेप बैक्टीरियल सेल होगी बेसिलस के, गोल होगी कोकाई या कोकस, ठीक है, कॉमा शेप होगी विब्रियो, और स्पाइरल शेप होगी कुंडली के समान होगी तो स्पाइरलम। याद है कि चलो कोकस वर्ड का मतलब मालूम चला कि स्फेरिकल है, मैंने आपसे तब कहा था। एक अब देखो हम रिकॉल कर रहे हैं, हम चैप्टर करेक्ट कर रहे हैं। एक अकेला होगा मोनोकोकस कोकाई के, 2 होगा डिप्लोकोकस, ठीक है ना, 4 होगा टेट्राकोकस, 4 का क्यूब में होगा सार्सिना, क्यूब में होगा तो सार्सिना कहा था हमने, है ना, क्या वर्ड यूज किया था, सार्सिना, जो क्यूबिकल फॉर्म में दिखाई पड़ता है। फिर मैंने कहा था आपसे इररेगुलर बंच ऑफ क्लस्टर ने अंगूर के गुच्छे के समान स्फेरिकल सेल का इररेगुलर क्लस्टर दिखेगा, तो क्या कहा था हमने कहा था स्टेफाइलोकोकस। याद आया कि नहीं आया, सब याद रखा करो जो पढ़ा दिया स्टेफाइलोकोकस के। फिर मैंने कहा था कि एक चेन ऑफ स्फेरिकल सेल होगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस के। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब चेन ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है बेटा, क्लियर। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो निमोनिया करता है, चेन ऑफ स्फेरिकल सेल से बना होता है, वो इसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया। अब दूसरा वर्ड पे बातें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता है रूपांतरण,
हिंदी होता है इसका रूपांतरण, मतलब रूप बदलना, अपने आप को चेंज करना के, टू चेंज इटसेल्फ के। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया अपने रूप को बदलता है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, अपने रूप को बदलता है। इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया के एक से अधिक रूप यहां पर होंगे, मोर देन वन फॉर्म यहां पर होंगे। क्लियर? तो ये सब अब हम वो फॉर्म क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। अभी मेरा कहने का पॉइंट ये, मतलब बेटा ये मेरा पॉइंट ये है कि आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि हर शब्द कुछ कहता है, एवरी वर्ड सेज समथिंग, वो कुछ कहना चाहता है, इसलिए आपको उसको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी, न्यूमोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने क्या बता रहे हैं, अभी आपने कहा था हमसे, अभी आपने कहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बिल्कुल सही है बेटा, एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ठीक है, विकिपीडिया में ये दे रखा है, ठीक है, इंटरनेट पर ये दे रखा है, ठीक है, मेडिकल बुक्स में जाएंगे डिप्लोकोकस निमोनी, जिपमर में ऑप्शन में देगा डिप्लोकोकस निमोनी। क्लियर? और इसी बैक्टीरिया को हम बोलते हैं न्यूमोकोकस निमोनी के तरीके। न्यूमोकोकस में दोनों फॉर्म के, तो याद रखिए टेक्निकली जो है हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, टेक्निकली हमें एनसीईआरटी के आंसर को ही मानना है, इसलिए हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। पर दिमाग में रखेंगे यदि ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नहीं दे रखा है तो डिप्लोकोकस निमोनी भी आंसर है उसका। क्लियर है ना बेटा? देखो वी स्मार्ट इनफ की क्या आंसर लगाना है कहां पर, ये हमको पता होना चाहिए कि आप हमेशा ये उम्मीद ना करें कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल देगा एग्जामिनर आपको। कई बार कंफ्यूजिंग पास में ऑप्शन होते हैं, तब बेस्ट ऑप्शन को हमें चुनना होता है। तो यहां पर हमारी जो बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, तो हमने आपसे कहा कि जिस बैक्टीरिया पर इन्होंने प्रयोग किया वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये बैक्टीरिया चूहे के अंदर निमोनिया नाम की बीमारी करता है। अब ये निमोनिया क्या होती है? निमोनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लंग्स में इंफेक्शन होता है। क्लियर? जिसमें बेटा लंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है। न्यूमा, अब कुछ बातें बिल्कुल दिमाग में एकदम साफ साफ रहना चाहिए। जहां पर बेटा न्यूमा वर्ड यूज होता है, जहां पर भी हम न्यूमा वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब होता है एयर के, है ना, एयर। मतलब न्यूमेटिक बोन जो पक्षियों में होती है, वर्ड्स में होती है, ऐसी हड्डियां बोन जिनमें हवा भरी होती है न्यूमेटिक बोन कहते हैं, वर्ड्स में देखने मिलती है। क्या हमारी बॉडी में कोई न्यूमेटिक बोन होती है? क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसी बोन है जिसमें एयर भरी हुई है, जिसमें एयर कैविटी प्रेजेंट है? तो हमारी बॉडी में कहां न्यूमेटिक बोन है, ये आप मुझे बताएंगे, पता करके बताओ मेरे को कि हमारी बॉडी में कहां पर न्यूमेटिक बोन है, उनके नाम क्या है, ठीक है, कहां पर न्यूमेटिक बोन वाला हिस्सा बॉडी में प्रेजेंट है। तो निमोनिया लंग्स के अंदर होता है, लंग्स में इंफेक्शन होने पर, बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर लंग्स के अंदर सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो लंग्स गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से एनिमल की डेथ जाती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो चूहों के अंदर निमोनिया नाम की बीमारी करता है। और इस बैक्टीरिया के बेटा दो फॉर्म होते हैं, ही यूज्ड 2 स्ट्रेन्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, हमने कहा भाई देखो एनसीईआरटी से हम दुश्मनी नहीं लेंगे, कि हमें एनसीईआरटी से कोई दुश्मनी नहीं लेने के। एनसीईआरटी बोल रहा है सूरज थोड़ा सा पूरब से नहीं और थोड़ा पश्चिम से निकलता है, तो हमने कहा भैया निकाल लेते हैं क्योंकि नंबर चाहिए 4 हमको, है ना। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा बेटा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 फॉर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने। एक था आर स्ट्रेन, दूसरा था एस स्ट्रेन, आर सेकेंड और एस थर्ड स्ट्रेन। आर सेकेंड स्ट्रेन को हम बोलते हैं बेटा रफ स्ट्रेन के। स्ट्रेन क्या होता है? आप बोलोगे सर ये स्ट्रेन वर्ड का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि एनिमल्स में अलग अलग स्पीसीज होती है, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग वेराइटीज होती है एनिमल्स के अंदर, है ना। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैसे किसी एनिमल की बात करें, हम डॉग की बात करें, हम कहते हैं अल्सेशियन डॉग जो है वो डॉग की एक वैरायटी है अल्सेशियन। डॉग की एक वैरायटी होती है पॉमेरियन, डॉग की एक वैरायटी होती है जर्मन शेपर्ड, डॉग की एक वैरायटी होती है चिहुआ डॉग। अलग अलग तरह के डॉग देखेंगे आप, देखेंगे कुछ अलग अलग तरह के आपको डॉग्स देखने मिलेंगे, कुत्ते अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो वैरायटी जैसे एनिमल्स में होती है वो एक लार्जर फिनोमिना है। बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में जो वैरायटी होती है उसको हम स्ट्रेन से शो करते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हम स्ट्रेन वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर बेटा?
जो बैक्टीरिया में वैरायटी को बतलाता है। आर सेकेंड स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन। रफ का मतलब यह हुआ बेटा कि जो बैक्टीरियल सेल है, जिसे हमने कहा ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल जो है इसके आसपास कोई भी स्मूथ कवरिंग नहीं होगी, इसके आसपास कोई भी स्मूथ कवरिंग नहीं होगी, तो हमने क्या बोल दिया, हमने कहा ये रफ स्ट्रेन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाया गया कि जो रफ स्ट्रेन है, आर सेकेंड स्ट्रेन है, इसके पास में जो है रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। इट इज नॉन पैथोजेनिक, के जो रोग उत्पन्न कर सकता है उसे पैथोजेनिक कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाला रोग कारक बोलते हैं। पैथोजेनिक मतलब, पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक, पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक, पैथोजेनिक का मतलब रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला, नॉन पैथोजेनिक का मतलब रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखता है। क्लियर? एस थर्ड स्ट्रेन का मतलब क्या था? एस फॉर स्मूथ, स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ थर्ड स्ट्रेन। इसमें क्या था बेटा? इसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें जैसे ये बैक्टीरियल सेल है के, तो अब इसके आसपास क्या था? इसके आसपास जो है वो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ एक जो है वो कोट प्रेजेंट था। इसके आसपास पॉलीसेकेराइड से बना हुआ मतलब पॉलीसेकेराइड से बना हुआ एक कोट बेटा प्रेजेंट था। ठीक है, अब ये पॉलीसेकेराइड कोट क्या मतलब क्या होता है? ये मैंने कहा आपसे कि ये शुगर का एक पॉलीमर है जो बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ एक कवर बना रहा है, तो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ कोट दिखाई पड़ रहा है। अब ये कोट, इसके कारण हम इस बैक्टीरिया को स्मूथ बोल रहे हैं, स्मूथ दिखाई पड़ रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको स्मूथ बोला हमने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एस्थर्ड बैक्टीरिया होते हैं दे आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, है ना बेटा, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, पैथोजेनिक। मतलब ये कुल मिला के दिमाग में, हमारे दिमाग में पॉइंट ये आना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के दो फॉर्म है, दो स्ट्रेन है। आर सेकेंड स्ट्रेन ऐसा है जो चूहों में निमोनिया नहीं कर सकता है और उसके पास जो है पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता है, जबकि एस थर्ड स्ट्रेन ऐसा है जो चूहों में निमोनिया कर सकता है, उसके पास पॉलीसेकेराइड कोट होता है। इसका मतलब यह है किसी रोग को उत्पन्न करने के लिए जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी चाहिए, रोग को उत्पन्न करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए, जो केमिकल चाहिए, जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी चाहिए, वो किसके पास में? वो पॉलीसेकेराइड कोट के पास में। किसके पास में? पॉलीसेकेराइड कोट के बारे में पास में के, मतलब जो पॉलीसेकेराइड कोट है वो एंटीजेनिक नेचर का होता है, बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है, बीमारी पैदा होती है। क्लियर? ठीक है, तो देखो अब ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वही बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में किया गया। और आप इमेज देख के साफ साफ समझ सकते हैं कि ये डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के, हालांकि बुक्स में और एनसीईआरटी में इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लिखा हुआ है, तो ऐसा देखा गया है कि लेबोरेटरी कंडीशन में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें ये डिप्लोकोकस के समान दिखाई पड़ता है, लेकिन संभवतः नेचुरल कंडीशन में ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये केवल जानकारी के लिए। अब आर सेकेंड स्ट्रेन जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक है, मतलब रोग उत्पन्न नहीं करता है, इसमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता है, रफ सरफेस होती है। एस थर्ड स्ट्रेन जो होता है वो पैथोजेनिक होता है और इसमें पॉलीसेकेराइड कोट पाया जाता है और ये एंटीजेनिक प्रकृति का होता है। जो इसका पॉलीसेकेराइड कोट होता है वो एंटीजेनिक नेचर का होता है, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और ये बीमारी पैदा करते हैं और ये स्मूथ सरफेस वाले बैक्टीरिया होते हैं। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ग्रिफिथ ने 4 प्रयोग किए, परफॉर्म 4 एक्सपेरिमेंट के। क्या प्रयोग किए? देखो सिंपल सी बात है, ग्रिफिथ ने बिल्कुल सिंपल 4 प्रयोग किए। बेटा मेरी बात ध्यान सुनिए, डायग्राम बाद में देखिए, पहले मेरी बात सुनिए के 4 सिंपल से प्रयोग है। पहला प्रयोग तो आप समझ गए, आपने कहा कि यदि आर सेकेंड लिविंग लाइव आर सेकेंड को यदि हम बैक्टीरिया में लाइव आर सेकेंड बैक्टीरिया, लाइव जीवित आर सेकेंड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के जीवित आर सेकेंड बैक्टीरिया को यदि हम चूहे में इंजेक्ट करेंगे तो बताओ आप मेरे को निमोनिया होगा या नहीं होगा? आप बताओ। नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने कहा ना आर सेकेंड जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, रोग उत्पन्न नहीं करते हैं।
उनमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं तो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे, तो मतलब आर सेकेंड बीमारी पैदा नहीं करता। ये मालूम चल गया हमको कि बीमारी पैदा नहीं करते हैं के, और जो बीमारी पैदा नहीं करता उसे नॉन वायरुलेंट कहते हैं। नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है कि जो बीमारी को पैदा नहीं करते हैं, ठीक है ना बेटा। वायरुलेंसी बीमारी पैदा करने की क्षमता, वायरुलेंट मतलब बीमारी पैदा करने वाला, ठीक है ना। तो वायरुलेंसी का वर्ड कॉमन, जो कॉमन साइंटिफिक वर्ड है बेटा, बीमारी का हम पैमाना है, बीमारी पैदा करने की क्षमता का होना वायरुलेंसी कहलाता है। नॉन वायरुलेंट का मतलब हो गया बेटा कि ये बीमारी पैदा नहीं कर सकते हैं। क्लियर। फिर लाइव एस्थर्ड, जीवित एस्थर्ड है, हमें मालूम है इनमें स्मूथ होते हैं, इनमें पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, ये निमोनिया पैदा कर सकते हैं, मतलब ये वायरुलेंट नेचर के होते हैं। यदि चूहे में इनका इंजेक्शन लगाया गया, इन बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहे को निमोनिया होगा और चूहा मर जाएगा। क्लियर। तो ये दो तो बिल्कुल सिंपल प्रयोग है, हमारे दिमाग में आ गए कि ये दो तो बिल्कुल सिंपल प्रयोग है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने एक तीसरा प्रयोग किया। क्या किया इन्होंने एस्थर्ड बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर किया और उसके बाद इन्होंने इसको जो है गर्म कर लिया, हीट कर लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला और गर्म कर लिया। गर्म करने पे क्या होगा, मर जाएगा बैक्टीरिया, मर गया बैक्टीरिया। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने उसको इंजेक्शन में लिया उन्होंने और उसको उन्होंने चूहे में इंजेक्ट कराया। हीट किल्ड एस्थर्ड को चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूंकि बैक्टीरिया मर चुका था, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और जो है वो बैक्टीरिया के मरने के कारण, मल्टीप्लाई ना कर पाने के कारण अब उसकी वायरुलेंसी खत्म हो गई। मतलब वो एस्थर्ड बैक्टीरिया जो वायरुलेंट था, जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता था, यदि आप उसको गर्म कर देंगे तो क्षमता खत्म हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो है हीट किल्ड एस्थर्ड को यूज करने पर जो है वो आपको चूहे को निमोनिया नहीं होगा। ठीक है, ये तीन बातें तो हमको समझ में आई। चौथे वाले के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या देखा हमने कहा अरे ठीक है, हमने कहा कि ये चूहा बड़ा खुश दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये है कि चूहा बोलता है कि भाई तुम जो तुमको इंजेक्शन हमको लगाने वाले हैं ना, उस इंजेक्शन से हमको कुछ नहीं होगा। उस इंजेक्शन से हमको कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप हमको यदि R सेकंड बैक्टीरिया जो कल्चर करके आप उसको चूहे हेल्दी मॉइस में उसको आप इंजेक्ट करेंगे तो बीमारी पैदा नहीं होगी। ठीक है, और चूहा जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, चूहा जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, पहला प्रयोग देखा हमने यहाँ पे, है ना बेटा के। मतलब R सेकंड बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर किया हमने, चूहे में इंजेक्ट किया इसको हमने, बीमारी पैदा नहीं होगी, चूहा सरवाइव करेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं और चूहा सरवाइव करेगा। और देखो कितना खुश होकर डांस कर रहा है वो, है ना, कि मतलब मेरे बच गया। लेकिन दूसरे प्रयोग में जो चूहा था वो उतना लकी नहीं था। तो क्यों लकी नहीं था, क्यों मर गया वो? क्योंकि इसमें आपने एस्थर्ड बैक्टीरिया को कल्चर किया, आपने उसे आपने हेल्दी माइस में उसको आपने जो है वो हेल्दी माइस में उसको आपने जो है वो इंजेक्ट किया। उसको आपने इंजेक्ट करने पे क्या हुआ बेटा, डिजीज जो है वो डिजीज प्रोड्यूस हुई, बीमारी हो गई इसमें, और जो है वो चूहा जो है वो मर गया। ठीक है, ये थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ गया इसका, तो मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, एस्थर्ड बैक्टीरिया को कल्चर किया हमने, उसको हेल्दी माइस में हमने उसको इंजेक्ट किया, बीमारी पैदा हो गया, चूहे की डेथ हो गई, है ना बेटा। ठीक है, अब तीसरा प्रयोग जो है, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें देखा था हमने एस्थर्ड बैक्टीरिया को कल्चर किया हमने, हीट किल्ड किया, गर्म कर दिया। ठीक है, और इसको हमने हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया इसको हमने, और बीमारी नहीं होगी इसमें और चूहा जो है वो बच जाएगा। ठीक है, एस्थर्ड बैक्टीरिया को कल्चर किया हमने, हीट किल्ड किया, गर्म कर दिया, गर्म करने पर बैक्टीरिया मर जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने इसको हेल्दी उसे इंजेक्शन में डाल के आपने हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया, बीमारी नहीं होगी और चूहा बच जाएगा। क्लियर, यहां तक तो कोई एबनॉर्मल बात हमको नहीं दिखी, यहां तक तो हमको कोई भी एबनॉर्मल बात नहीं दिखी। प्रयोग नंबर 4, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमको मिलने वाली के। एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि हमने R सेकंड बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर किया। ठीक है, एस्थर्ड बैक्टीरिया को हमने जो है कल्चर किया और उसको हीट किल किया। मतलब हमको मालूम है, देखो बेटा आप इंपॉर्टेंट पूरा एकदम दिमाग खुला के सुनिए के, आपको मालूम है कि R सेकंड बैक्टीरिया जो है वो लिविंग R सेकंड बैक्टीरिया जिसको लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं हम, बैक्टीरिया में इंजेक्ट करते हैं, क्या वो बीमारी पैदा करता है? क्या वो बीमारी पैदा करता है? ठीक है, मैंने आपसे कहा वो बीमारी पैदा नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये बीमारी पैदा नहीं करेगा। ठीक है, हमको मालूम है। फिर एस्थर्ड बैक्टीरिया जिसको हमने लेबोरेटरी में कल्चर किया था, हीट किल्ड किया था, क्या वो बीमारी पैदा करता है? ये भी बीमारी पैदा नहीं करता है।
ठीक है, वो भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। लिविंग आर सेकेंड बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती है, निमोनिया नहीं होता है। हीट किल एस थर्ड से निमोनिया नहीं होता है। दोनों को मिलाकर हमने माइस में इंजेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, दोनों को मिलाया हमने और एक हेल्दी माइस में हमने उसको इंजेक्ट कर दिया और हमने क्या देखा, हमने देखा बीमारी हो गई। अब यहां पर प्रॉब्लम सामने आई कि बीमारी क्यों हो गई, जब लिविंग आर सेकेंड में बीमारी पैदा करने की क्षमता नहीं थी और हीट किल्ड एस थर्ड भी बीमारी पैदा नहीं कर रहा था, तो यहां पर बीमारी कैसे हो गई। अब चलिए ठीक है, बीमारी पैदा हुई यहां पे और चूहा मर गया। अब मरे हुए चूहे का फिर पोस्टमार्टम किया, भाई चूहा कैसे मर गया, चूहा क्यों मर गया। तो पोस्टमार्टम में मालूम चला कि उसके ब्लड को निकाला, ब्लड का एनालिसिस किया, मालूम चला कि ब्लड के अंदर जो है वो लिविंग एस थर्ड प्रेजेंट है। कहां पे, सोचिए आपके अभी आपने जो इंजेक्शन लगाया उसमें क्या था, उसमें लिविंग आर सेकेंड था, डेड हीट किल्ड एस थर्ड था, लिविंग एस थर्ड तो कहीं था ही नहीं, और चूहे को निमोनिया हो गया, निमोनिया होने पर मर गया वो, और आपने उसके ब्लड का जब एनालिसिस किया तो आपको उसमें लिविंग एस थर्ड देखने मिले। इसका मतलब ये है, जाहिर सी बात ये है कि देखो जो ऑलरेडी मर चुका बैक्टीरिया था, जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, वो तो जिंदा नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। कंफर्म ये है कि एक डेड बैक्टीरिया अपने आप से लिविंग नहीं हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि दूसरा जो लिविंग बैक्टीरिया था वो अपना रूप बदल सकता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लिविंग कौन था, लिविंग था आर सेकेंड, ठीक है, डेड क्या था, डेड था एस थर्ड। मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ ये कि लिविंग आर सेकेंड जो है वो लिविंग एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हुआ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बेटा, रूपांतरण हुआ। तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में कौन किसमें कन्वर्ट होता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में जो है लिविंग आर सेकेंड जो होता है वो लिविंग एस थर्ड में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एकदम अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा अरे बैक्टीरिया तो अपना रूप बदल रहा है, ये क्या बोला उन्होंने, बैक्टीरिया कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, उन्होंने इसको बोला बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो इस प्रयोग में बैक्टीरिया जो है रूप बदल रहा है, आर सेकेंड एस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप सोच सकते हो सर एस थर्ड डेड जिंदा क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई वो हीट किल्ड गर्म करके मार दिया आपने, वो किसी भी कंडीशन में वो जीवित नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि लिविंग आर सेकेंड बैक्टीरिया ने कोई ऐसी चीज, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिविंग आर सेकेंड बैक्टीरिया को कोई ऐसी चीज मिल गई है डेड एस थर्ड बैक्टीरिया से, यानी जो मरा हुआ हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया है उससे लिविंग आर सेकेंड बैक्टीरिया को कुछ ऐसा मिल गया है, कोई ऐसी चीज उसके हाथ लग गई है जिसके चलते वो भी शेर बन गया, उसने भी वो भी एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ से वैज्ञानिकों ने पूछा बताओ भाई ग्रिफिथ जी क्या गड़बड़ है। ग्रिफिथ जी बोले कि देखो भैया ऐसा है, हमने देखा है ऐसा होता है, पर कारण क्या है अभी तो हम इतना ही बोल पाएंगे कि जो पॉलीसेकेराइड का कोट है वो आर सेकेंड में नहीं था, एस थर्ड में है। इसका मतलब ये है जब हमने हीट किल्ड किया होगा एस थर्ड को ना, तो उसका पॉलीसेकेराइड का कोट टूट गया होगा और टूटे हुए कोट को आर सेकेंड ने जोड़ लिया, ऐसा हुआ होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के बाद गले नहीं उतरी, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करो उठ के। तो ग्रिफिथ जो है वो उसका सही कारण है। कोई पूछता आपसे फ्रेडरिक, हमें मालूम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पहचान नहीं पाए। मतलब वो कारक, वो फैक्टर, वो मॉलिक्यूल जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसको खोज नहीं पाए। वो प्रयोग सही किया उन्होंने, लेकिन वो सही कारण नहीं बता पाए उसका। तो क्या देखा, हमने देखा कि जो है वो लिविंग एस थर्ड चूहे की बॉडी से मिला, और इस प्रयोग से क्या मालूम चला हमें, मालूम चला हमें कि कुछ आर सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को एस थर्ड में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। और इसको उन्होंने क्या बोला, इसको उन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहा इसको उन्होंने, और ग्रिफिथ इफेक्ट कहा। इसी को उन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहा, इसी को उन्होंने जो है वो ग्रिफिथ इफेक्ट भी कहा। क्लियर। तो ग्रिफिथ इफेक्ट क्या होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कौन किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आर सेकेंड एस थर्ड में कन्वर्ट होता है। नॉन वायरुलेंट फॉर्म वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं मालूम भाई हमको, के पॉलीसेकेराइड कोड हो सकता है। बाद में 1933 से लेके 1944 में जो है वो एवरी मैकलाइट मैककॉर्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोग को दोबारा किया।
ग्रिफिथ के स्टूडेंट थे कि एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने 1933 से लेकर 1944 में जो है वो ग्रिफिथ के प्रयोग को दोबारा किया इन्होंने, और इनको भी सेम परिणाम मिले। इन्होंने कहा कि गुरुजी बिल्कुल सही बोलते थे, गुरुजी का प्रयोग करके देखा हमने, हमको सही वही वैसे ही परिणाम मिला, लेकिन हम एक काम करेंगे गुरुजी, थोड़ा हम आगे जाके पता लगाएंगे। हम आपने तो बात छोड़ दी थी कि मालूम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, आप बता नहीं पाए, आपके कंफ्यूज थे आप, लेकिन अब हम प्रयोग को अलग तरीके से करेंगे। तो 1933 से लेकर 1944 में एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने इन प्रयोग को कईयों बार किया उन्होंने, एंड फाइनली साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जब आप अपना डेटा रखते हैं ना, जब अपनी खोज को आप वैज्ञानिक समुदाय के सामने रखते हैं ना, उसके पहले आप कई बार चेक करते हैं उसको। आपके एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने खोज निकाला कि वास्तव में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है। कि कैसे निकाला उन्होंने, इस प्रयोग को अलग तरीके से किया। क्या किया उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो एस्थर्ड बैक्टीरिया है, सुनो बात को पहले समझो बेटा, क्योंकि यही लेक्चर में ही याद कर लेना है, लेक्चर के बाद का कोई कॉलम नहीं, लेक्चर के दौरान ही चीजों को याद कर लो। एस्थर्ड बैक्टीरिया में क्या क्या हो सकता है आपको, हमको तो मालूम है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है क्या क्या हो सकता है भाई। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, फैट हो सकता है, और क्या होगा भाई, बेसिक मॉलिक्यूल तो यही होते हैं सब जगह पे के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो जो एस्थर्ड बैक्टीरिया था उसकी उन्होंने प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया, उसके आरएनए को आइसोलेट कर लिया, उसके पॉलीसेकेराइड को आइसोलेट कर लिया, उसके डीएनए को आइसोलेट कर लिया। मतलब एस्थर्ड बैक्टीरिया के पास जो आरएनए था उसको आइसोलेट कर लिया, जो डीएनए था उसको भी अलग निकाल लिया, प्रोटीन को अलग निकाल लिया। मतलब एस्थर्ड बैक्टीरिया के पास जो जो केमिकल थे उनको अलग अलग निकाल कर उन्होंने रख लिया। भाई ये प्रोटीन है एस्थर्ड का, ये आरएनए है एस्थर्ड का, ये डीएनए है एस्थर्ड का, ये पॉलीसेकेराइड है एस्थर्ड का। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब अगली बार प्रयोग किया तो लिविंग आर सेकंड बैक्टीरिया में, जीवित आर सेकंड बैक्टीरिया में इन्होंने एक एक केमिकल को मिलाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटीन को मिलाया, प्रोटीन ऑफ एस्थर्ड, लिविंग आर सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, चूहा जीवित रहा, निमोनिया नहीं हुआ। पॉलीसेकेराइड लिया, एस्थर्ड का पॉलीसेकेराइड लिया, लिविंग आर सेकंड में मिलाया, कुछ नहीं हुआ। पॉलीसेकेराइड लिया एस्थर्ड का इन्होंने, और जिसको लेके इनके गुरुजी बड़े कंफ्यूज थे, एंड पॉलीसेकेराइड कोट हो सकता है, तो अब इन्होंने क्या किया कि एस्थर्ड का पॉलीसेकेराइड कोट लिया इन्होंने, पॉलीसेकेराइड को लिया इन्होंने, लिविंग आर सेकंड में मिलाया और चूहे में इंजेक्ट किया, निमोनिया नहीं हुआ। फिर एस्थर्ड का आरएनए लिया, लिविंग आर सेकंड लिया, चूहे में इंजेक्ट किया, निमोनिया नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये साफ साफ सी बात है कि जो एस्थर्ड का प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता है, एस्थर्ड का जो पॉलीसेकेराइड है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता है, एस्थर्ड का जो आरएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता है। फिर इन्होंने एस्थर्ड का डीएनए लिया, लिविंग आर सेकंड बैक्टीरिया लिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब आश्चर्य की बात थी, इन्होंने एस्थर्ड के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लिया, लिविंग आर सेकंड में मिलाया और देखा इन्होंने कि लिविंग आर सेकंड जो है वो चूहे में निमोनिया कर रहे हैं, और जो डेड चूहा है उसकी बॉडी से लिविंग एस्थर्ड मिल रहा है। मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने आर सेकंड को लिविंग एस्थर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल है वो है डीएनए, इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने प्रूफ कर दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए होता है, और ये सबसे बड़ी खोज में से एक था। दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को खोज निकाला कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो रूपांतरण कर सकता है, और जो रूप को बदल सकता है, मतलब वो कैरेक्टर को धारण करता है, जो रूप को बदल सकता है, जो फॉर्म को चेंज कर सकता है, जो नए कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब उस मॉलिक्यूल में कैरेक्टर होते हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पहली बार जीन का या फैक्टर का बायोकेमिकल नेचर के जीन के डीएनए से बने होते हैं, फैक्टर डीएनए से बने होते हैं। पहली बार इसे बताने वाले साइंटिस्ट थे एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी। एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने जीन के जैव रासायनिक प्रकृति को बतलाया। इन्होंने पहली बार बताया कि डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट मे हैव द इंफॉर्मेशन, इसमें सूचनाएं होती है, हो सकती है। ठीक है, तो डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीसेकेराइड कोट फॉर्मेशन के। तो क्या इंफॉर्मेशन थी इसमें, डीएनए के पास सूचनाएं थी, इसलिए उसने आर सेकंड को एस्थर्ड में कन्वर्ट किया। और आर सेकंड को एस्थर्ड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या था, मतलब था कि बैक्टीरिया के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड का कोट बन जाए। तो मतलब ये जो पॉलीसेकेराइड का कोट था, इसे बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास थी, इसे बनाने की इंफॉर्मेशन जो है डीएनए के पास थी।
भाई देखो R सेकंड S थर्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ तो क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ, पॉलीसेकेराइड का कोड बना, और जो पॉलीसेकेराइड का कोड होता है वो एंटीजेनिक नेचर का होता है, तो बीमारी पैदा हो गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि इस पॉलीसेकेराइड के कोड को बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी, वो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी बेटा। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या कहा, अब हुआ क्या होगा? फिर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट, जब इसको इस एक्सपेरिमेंट का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिया गया, साइंटिफिक इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो कहा गया कि व्हेन एक्सीडेंटली, जब दुर्घटनावश लिविंग R सेकंड बैक्टीरिया ने एक्टिवली, सक्रिय रूप से S थर्ड के डीएनए फ्रेगमेंट को इनगल्फ कर लिया होगा, उसको एक्टिवली अंदर ले लिया होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया है वो एंडोसाइटोसिस करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बाहर से फूड मैटर को रिसीव करते हैं। तो क्या हुआ कि एक्सीडेंटली लिविंग R सेकंड बैक्टीरिया ने क्या किया कि वो S थर्ड बैक्टीरिया के डीएनए फ्रेगमेंट को उसने अंदर ले लिया। और ये सब कुछ दुर्घटना एक्सीडेंटली, ये रैंडम होता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक रैंडम होने वाली प्रक्रिया होती है। तो क्या देखा, एक्सीडेंटली लिविंग R सेकंड बैक्टीरिया ने जो है वो डेड S थर्ड बैक्टीरिया के डीएनए को फ्रेगमेंट को अंदर ले लिया उसने, और डीएनए फ्रेगमेंट जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर गया उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। द डीएनए इनसाइड सेल एक्सप्रेस इटसेल्फ, और जैसे डीएनए फ्रेगमेंट ने अपने को एक्सप्रेस किया तो पॉलीसेकेराइड का कोड बन गया, और R सेकंड बैक्टीरिया S थर्ड में कन्वर्ट हो गया। और मालूम चला इस समय कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए होता है। याद रखिए, कोई भी डीएनए से नहीं होगा, ये केवल उसी डीएनए के साथ प्रोसेस घटेगी जिसके पास पॉलीसेकेराइड कोड को बनाने की सूचना होगी। ठीक है, तो आप कई सारे लेबोरेटरी में, आप कई सारी टेस्ट ट्यूब में S थर्ड के डीएनए फ्रेगमेंट को डालेंगे आप, तो आपको आप देखिए कुछ टेस्ट ट्यूब के अंदर ये परिवर्तन होता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी ये वो टेस्ट ट्यूब होंगी जहां पर एक्सीडेंटली बैक्टीरिया ने उस डीएनए फ्रेगमेंट को अंदर ले लिया है जिसके पास जो है पॉलीसेकेराइड कोड को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब जेनेटिक कैरेक्टर किसके पास होते हैं? डीएनए के पास होते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है? वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमको क्या मालूम चला? हमें ये मालूम चला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज दी डीएनए मॉलिक्यूल के जो रूपांतरण कारक है वो क्या? वो है डीएनए मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो यहां पर कई सारे क्वेश्चन बने। मैंने आपसे कहा बेटा कि इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर पूछता है आपसे, एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे कि बताओ बेटा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए, किस एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं? कि विच एंजाइम कैन बी यूज्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है प्रोटीएज, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन सी है, चलो फिर से देता हूं कि ऑप्शन ए क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया प्रोटीएज, ऑप्शन बी हो गया बेटा एमाइलेज, ऑप्शन सी हो गया लाइपेज, ऑप्शन डी हो गया डीएनएस। ठीक है, बताइए, है ना, कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका इस्तेमाल करने पर आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को रोक सकते हैं? आपका आंसर सामने है, डीएनएस के, क्योंकि डीएनएस मतलब ये वो एंजाइम है जो डीएनए पर कार्य करेगा, उसे तोड़ देगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। तो प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज एमाइला में स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और डीएनएस डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। जब वो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक लिविंग बैक्टीरिया जो होता है वो डेड बैक्टीरिया के डीएनए को अपने अंदर लेता है और अपना रूप को बदल लेता है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे आता है, वो ये आता है कि बैक्टीरिया में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बैक्टीरिया में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसा कि डेवलप ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन बैक्टीरिया में सेक्सुअल, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जनरली बैक्टीरिया में नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। नॉर्मल वर्ड ठीक किया मैंने, कहा जनरली बैक्टीरिया में नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वहां पर बैक्टीरिया के अंदर वे सारी मेथड जहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, जहां पर जीन्स के अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, उनको हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड मानते हैं। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी का पॉइंट है। तो बैक्टीरिया में वे सभी मेथड जिनसे जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हें हम जो है बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड मानते हैं। ठीक है,
तो बेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है उसके दो इंपॉर्टेंस है, दो बड़े महत्व के। बेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के दो बड़े महत्व है। पहला तो ये कि इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसने सिद्ध किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड ये है कि इट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट इज आल्सो अ मेथड ऑफ बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की एक विधि भी कही जाती है, और ये एक बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक लेबोरेटरी मेथड होती है, ये एक प्रयोगशाला विधि होती है। मतलब बैक्टीरिया में नॉर्मल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन देखने आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आपको ये देखने मिल सकता है। तो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज आल्सो अ मेथड ऑफ द बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला एमसीक्यू एग्जाम में बनता है, पूछता है आपसे वो कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें कि एक डेड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। अब देखिए आप क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी में पहुंच गया। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी कौन सी मेथड होती है जिसमें कि डेड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। आंसर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। एस थर्ड डेड बैक्टीरिया है, उसके डीएनए को आर सेकंड ने लिया और उसको लेने के बाद उसने अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन को बदल लिया उसने, और एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैंने कहा ना, कोई भी मेथड जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड कहलाएगी, है ना बेटा। तो यहां आंसर आया। जब भी आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना आपके एमसीक्यू बुक में, तो एमसीक्यू बुक में कई सारे मिक्स टाइप के एमसीक्यू होते हैं, डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन को उठा के एक साथ डाल देते हैं। तो कई बार हमको सॉल्व करने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, दिमाग खुला रखिए और जो है चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिए कि रटने से काम नहीं बनेगा बेटा। काम यदि आपको जो है वो बायोलॉजी में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बायोलॉजी याद करने का सब्जेक्ट है। थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन 90% से ऊपर आपको चीजों को समझना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे आपके एमबीबीएस में भी, आपके आगे के करियर में भी, और एग्जाम को आप फोड़ कराएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि हमें नीट का एग्जाम सिर्फ निकालना मात्र नहीं है, हमको एग्जाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आना है बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.